जब कोरोना शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कर बोलते थे कि हम 21 दिन में ये जंग जीत लेंगे। वो ये कहते नहीं थकते थे और आज भी इनके लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि कोरोना का बड़ा इफेक्टिव मैनेजमेंट, बड़ा इफेक्टिव प्रबंधन हो रहा है। अब सही बात तो यह है कि कोरोना में हम विश्व में नंबर 2 पर आ गए, अभी आंकड़े आपको देती हूं। और कोरोना के चलते जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, पूरी तरह से चरमरा गई है, वो कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बर्बादी कहीं लग रहा है थमेगी ही नहीं। और हम सबके ऐसे जानने वाले हैं जिनकी या तो नौकरी गई है या वेतन में भारी कमी आई है। कितने ही कारखाने, कितने ही फैक्ट्री बंद हो गई, उसकी तो अब गिनती भी खत्म हो गई है। तो कहीं पर यह लगता है कि या तो प्रधानमंत्री जी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, वो देखकर अनदेखा करते हैं और उनको लगता है कि जबानी जमा खर्च करते रहिए, लोग आपकी बात मान लेंगे, या उनको जानबूझकर उनके ऑफिसर्स या उनके सलाहकार भ्रमित करते हैं। ऐसे जीव तो वो है नहीं। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े अहम मुद्दे पर है और मुद्दा यह है कि 74 लाख कोरोना के संक्रमण के मामले हैं। 1,12,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो कुप्रबंधन इस लेवल का है कि कहां हम 16वें 17वें नंबर पे थे, कहां हम नंबर 2 पर हैं। मौतें 1,12,000 हो चुकी हैं। अभी तक ये लोग कहते थे रिकवरी बहुत है, मौतें बहुत कम है। ऐसा नहीं है और ये सत्य जरूर सुनिएगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके बनिस्बत हमारे यहां मृत्यु दर दुगनी है। और श्रीलंका जो एक हमारा पड़ोसी देश है, उसके बनिस्बत हमारे यहां मृत्यु दर 8 गुनी है। तो मृत्यु भी बहुत हुई है कोरोना काल में। तो कोई इस मुगालते में ना रहे कि कोरोना का बड़ा सुव्यवस्थित प्रबंधन हुआ है, क्योंकि संक्रमण तो नंबर 2 पर हम विश्व में हैं ही, मृत्यु दर के मामले में भी हम अपने पड़ोसी मुल्कों से, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उससे दुगने हैं और श्रीलंका से 8 गुनी मृत्यु की दर है। और उसके बाद कहीं पर सोने पर सुहागा है जो अर्थव्यवस्था का हाल हुआ है। और अर्थव्यवस्था का हाल मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि आईएमएफ ने, और आप सब लोगों ने वो आंकड़ा देखा होगा, 9.8 पर है। बाकी सारी इकोनॉमीज हमसे बहुत कम पर है। चीन जैसी इकोनॉमी जो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारी $3 ट्रिलियन से कम की इकोनॉमी है, उनकी लगभग $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वो तो 2% से शायद ग्रो करेगा, हमारा 10% से ज्यादा का संकुचन होगा। और इसी सिलसिले में एक और जरूरी बात करनी है। जिस देश को अमित शाह जी दीमक कहते नहीं थकते थे, उसी दीमक ने आज हमें एक बहुत अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है। आर्थिक मामले के एक अहम मुद्दे पर पछाड़ दिया है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमारे देश से ज्यादा है। 1888 उनका पर कैपिटा जीडीपी है और हमारा 1876 है। हमारा 5 साल पहले बांग्लादेश से 25% अधिक होता था। तो बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी आज हमसे आगे हो गया है, लेकिन यही आंकड़ा 5 साल पहले हमसे 25%, 25% कम होता था। तो बांग्लादेश ने कुछ तो सही किया है, पर हैरानी वाली बात यह है कि बजाय उससे सबक सीखने के, बजाय फोकस करने के कि इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाए, उसको प्राथमिकता बनाई जाए, लोगों की नौकरी की बात करी जाए, आज सारा का सारा महकमा, सारा प्रशासन, सारे प्रवक्ता, सारी आर्मी सोशल मीडिया पर लगी हुई है इन विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए। और तथाकथित पीएमओ के सूत्र जो हर आर्थिक जगत के जर्नलिस्ट से, हर सामान्य न्यूज के जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, वो ये कहते नहीं थक रहे हैं कि नहीं ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश का ज्यादा होगा, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत ज्यादा है। मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि एक विडंबना है, और ये विडंबना इसलिए है कि परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज तो आपकी करेंसी, जो आपकी मुद्रा की दर है, उसको आंकने के लिए किया जाता है।
आपकी मुद्रा की दर विकसित देशों की मुद्रा की दर जैसे कि यूरो या डॉलर के बनिस्पत कहां पर है, उसकी क्या असल वैल्यू है। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज कैलकुलेटेड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी, उसका वहां पर इस्तेमाल होता है। ये लोग जीडीपी पर कैपिटा को नकार रहे हैं। अब थोड़ी सी बात जीडीपी पर कैपिटा की कर ली जाए। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो किसी भी देश में संपन्नता समृद्धि का मानक होता है। क्या है जीडीपी पर कैपिटा? सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब यह है कि आज बांग्लादेश का आम व्यक्ति हमारे आम हिंदुस्तानी से ज्यादा संपन्न है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा दिखाता है कि आप अपने देश में अपनी करेंसी से कितना और क्या खरीद सकते हैं। तो वही समृद्धि का एक सूचक होता है। और इसीलिए जीडीपी पर कैपिटा वो डेटा होता है जो किसी भी देश में फॉलो किया जाता है। ये लोग अब रूल ही बदलने की बात कर रहे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, मैं बार बार कहती हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द करेंसी, आपकी करेंसी की, आपकी मुद्रा की असल में डॉलर या यूरो या ब्रिटिश पाउंड के कंपैरिजन में क्या वैल्यू है, उसका सूचक होता है। और एक बात यह भी सच है कि जब यह आंकड़ा आया तो कोई भी सरकार समझती कि हां गड़बड़ हो रही है, बाकी देश हमसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे यहां संकुचन हो रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, यह मानने की भी जरूरत नहीं समझी जा रही है कि जो तथाकथित दीमक था उसने हर तरफ से ध्यान हटाकर अपनी इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया। और इसीलिए मैं दो चीजें बांग्लादेश के बारे में जरूर बोलना चाहती हूं। हमसे छोटा देश था, हम पर आर्थिक निर्भरता थी उस देश की उत्पत्ति भी इंदिरा जी के कारण हुई, और आज वो देश हमसे ज्यादा संपन्न है। और इसीलिए यह जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो बेरोजगारी की दर है वो मात्र 4.5% है। बांग्लादेश से जो गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है, जो कपड़े का निर्यात होता है, वो $32 बिलियन है। हमारे कपड़े के निर्यात से 4 गुना है। हमारा $8 बिलियन है, उनका $32 बिलियन है। और यह भी एक सच बात है कि जब अमेरिका और चीन की जबरदस्त ट्रेड वॉर और व्यापार का युद्ध चल रहा था तो 3 देशों ने उसका लाभ उठाया, उसमें से हम एक नहीं थे। हम उसके बहुत बड़े उसका लाभ उठा सकते थे, उसको लेवरेज कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। बांग्लादेश, मेक्सिको और वियतनाम ने जो भी धंधा अमेरिका ने चीन से हटाया वो इन तीनों देशों में गया। हमारे पास वो धंधा नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर सरकार की कुरीतियों से पूरा का पूरा जो निर्यात क्षेत्र है, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो कुंठित थी। क्योंकि ये याद रखिएगा कि आज ये कोरोना के पीछे जरूर छिप रहे हैं, लेकिन कोरोना के पहले 8 तिमाही से लगातार हमारी इकोनॉमी गिर रही थी। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ऊंची थी, उपभोग ध्वस्त हो चुका था, निवेश हो नहीं रहा था, नौकरियां नष्ट हो रही थी। यह कोरोना काल से पहले की बात है। कोरोना ने इस दिक्कत को और बढ़ा दिया। और आज भी अगर सरकार चेत जाए तो देरी बात संभल सकती है। सरकार को क्या करना है? सरकार को उपभोग बढ़ाना है, सरकार को कंजम्पशन बढ़ाना है, मांग बढ़ानी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार फिर से आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। बेकार के जबानी जमा कर, बेकार के मुगालते। 35 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एलटीसी वाउचर मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आपको जितना धन मिलेगा उससे तिगुना आप खर्चा करिएगा। जीएसटी की जिन चीजों पर 12% से अधिक टैक्स लगता है वो खरीदिएगा, और 31 मार्च से पहले खरीदिएगा, तब मिलेगा। अगर मुझे 8,000 मिलना है तो क्या मेरी इस समय हकीकत है, जमीनी हकीकत, कि मैं 24,000 खर्चा कर सकूं? तो कहीं पर सरकार की जो धारणा है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके लाभ मिलता, या तो समझ नहीं है या नियत नहीं है। यह साफ नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए एक चीज और पे आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। नौकरियां गई, लोगों का वेतन कम हुआ, तो यह आशा थी कि उम्मीद की कोई किरण, कोई मदद आएगी। मदद नहीं आई। एक गाना था पीपली लाइफ का, महंगाई डायन खाए जात है। आज रिटेल इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है, और उसको अगर अंदर से देखिएगा तो 21% उछाल हुआ है सब्जियों के दामों में, और लगभग 15% उछाल हुआ है दाल के दामों में।
तो ये इन्फ्लेशन इधर उधर की चीजों से नहीं बढ़ रहा है, ये खाने की चीजों से बढ़ रहा है। और ये ऐसी चीजें हैं जो हर आम व्यक्ति खाता है, और उसके लिए जब ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसकी कमर टूट रही है। लेकिन इस पर भी सरकार का कुछ भी नहीं कहना है। इसीलिए हमारा बार बार मानना है, या तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, या वो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, या वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना उनके पास रणनीति है, ना सही सलाहकार हैं, और ना कोई स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से इसका सामना किया जा सके। तो कोरोना काल में संक्रमण तो हुए ही, मौत भी ज्यादा हुई हमारे यहां बाकी देशों के बनिस्पत, और अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। और अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े होते हैं ये मात्र नंबर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था का 10% से अधिक संकुचन का मतलब होता है कि आपके पास नौकरियां कम बनेंगी, आपका उपभोग कम होगा, गरीबी बढ़ेगी। जो बड़ी मुश्किल से लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आए थे वो वापस उसके नीचे चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी कहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जा सकते हैं। कहीं पर इन सब मामलों को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि जब आप हेडलाइन पढ़ते हैं तो हेडलाइन यह है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ब्लूप्रिंट आज देखा जाएगा। प्राथमिकताएं क्या है सरकार की हमें समझ में नहीं आता है, और इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को आपके सामने जरूर उठाना चाहते थे। आई विल वेरी शॉर्टली मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश। It is absolutely certain that the Modi government has no cognizance, no strategy to fight the corona pandemic, because under their watch, and despite whatever he said, we are number 2 as far as infections are concerned, and our death rate is twice that of our neighbors in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. It is 8 times that of Sri Lanka. On one hand, there is the corona pandemic where there has been gross mismanagement. On the other hand, Mr. Modi and his team have ensured that Indian economy has completely got ruined. It is in complete shambles. Today, there is no demand, no consumption, no investment, and hardly any jobs. In fact, some data suggests that 46% Indians are earning less than what they did before corona. And the problem is not just corona alone. The problem is that there were problems that existed before corona which were not attended to, and corona deepened the crisis. And which is why when IMF says that Indian economy will contract by over 10% and revises its earlier forecast of 4.5% contraction, it is a cause of deep concern. It is a cause of deep concern because today Bangladesh has higher per capita GDP, and the government, instead of doing something about it, turns around and says, but our purchasing power parity is higher. Do they not know that purchasing power parity is used to measure the intrinsic value of the Indian currency against developed economies and their currency like euro, the Great British pound, and of course the dollar? We have got a lot of business from China, from the US, but we failed to do so because of all the misfired policies from the Modi government. And even now, as jobs are being lost, as wages are being cut, the double whammy is that people are struggling with high prices. Inflation has soared to levels of nearly 7.5%. If you look at the fine print, that is deeply, deeply worrying. Vegetable price inflation has soared by 21%, and pulses, the prices there have soared by nearly 15%. So at some stage the government will have to wake up and smell the coffee. They are not doing that right now, and we sincerely hope that instead of false fake narratives, misleading WhatsApp messages, the IT cell being in an overdrive and selling a wrong idea, a wrong argument, they will really get down to the brass tacks and decide to do the right thing, which is have objective based, which is have rational policy, which is going to increase consumption, which will put the virtuous cycle of consumption, investment and jobs back in motion. It is completely missing in the economy right now. Thank you. Questions, please. एक बार सो मोटो ले लें, इस पे किसी को क्वेश्चन है? हाँ,
बलिया जो मेरा क्षेत्र है महाराजगंज, उसके बिल्कुल बगल में है। और जब कल ये हुआ तो मैं वहां पर इत्तेफाक से थी, यूपी में ही थी। आप पहले देखिए ये हुआ कैसे, और हम सब लोगों ने वीडियो देखा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के चैनल के माध्यम से अब लोगों ने भी देखा है। एक दुकान के आवंटन का मामला था, वहां पर एसडीएम और सर्कल ऑफिसर सीओ भी बैठे हुए थे, और उनके सामने एक व्यक्ति बंदूक निकालता है और किसी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देता है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इसलिए हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिल्कुल परे रख दिया गया है, उसका कोई ख्याल नहीं है। कहीं और किसी प्रदेश में आप सोच सकते हैं कि एक एसडीएम और एक सीओ की उपस्थिति में एक गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और लोग भाग रहे हैं। आप वो वीडियो देखिए। और उसके बाद जो एमएलए हैं वहां के सुरेंद्र सिंह, क्योंकि उन्हीं के नजदीकी और परिचित कहे जा रहे हैं धीरेन्द्र सिंह, जो कि मुख्य अभियुक्त और आरोपी हैं इसके, वो डिफेंड करते हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में गोली चढ़ा रहे थे। अरे झूठ उतना बोलिए जो गले के नीचे उतर जाए। सबने देखा है कि कैसे दौड़ा दौड़ा के मारने का काम कर रहे थे, और वो कहते हैं सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहे थे। और उसके बाद योगी सरकार क्या करती है? योगी सरकार आंख में धूल झोंकने का काम करती है, छोटे ऑफिसर्स को निलंबित कर दिया जाता है। अरे भाई, जवाबदेही किसकी है? उत्तर प्रदेश का प्रशासन जवाबदेह है, और उस प्रशासन और उस सूबे के मुखिया कौन है जो अपना फोटो शूट करा रहे थे जब दिन दहाड़े गोलियों का शूट आउट हो रहा था। तो मैं बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं हूं कि जो आरोपी या अभियुक्त थे, जैसा कि आपने बताया, वो गिरफ्त से भाग गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के गुंडा राज का ये जीता जागता उदाहरण है, और इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण मिल नहीं सकता है कि पुलिस के सामने हत्या होती है और पुलिस की गिरफ्त से आरोपी भाग जाता है, और जो जिले के विधायक महोदय हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो उसको डिफेंड करने के लिए खड़े हैं। ये कौन सा गुंडा राज? इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। Sure. Balia in eastern UP is very close to where I was yesterday, and when this news broke, I was shocked to learn that the firing and the man was gunned down in the presence of the SDM and the CEO, and all of this happened in broad daylight, and this happened because this was about some shop which was supposed to be given out on rent. But the reality is that if you see the video, you see what kind of, those visuals disturb you. This is the most populated state of our country, and the law and order is in complete shambles. A man in broad daylight can shoot somebody in the presence of the SDM and CEO. The MLA of that region, who's apparently his close aide, jumps to his defense and says this was an act in self-defense. Who is going to believe you? And now I'm told that Dhirendra Singh, apparently is his name, the main accused, he was arrested and he goes missing. And the chief minister is busy getting a photo shoot done while there's a shootout happening in broad daylight in the presence of the police. What more do we need to prove that there is absolutely no law and order in Uttar Pradesh? And to mask issues, to cover the fault lines, you go and suspend some low-level officers. The reality is that the buck stops with the UP Chief Minister, who's been caught napping on every issue as far as law and governance is concerned. हम लोगों ने लगातार मांग करी है, और इसलिए मांग करी है, ये राजनीति नहीं है, इसलिए मांग करी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब आप अखबार उठाइए या न्यूज चैनल ऑन करिए और भयावह चीजें आपको ना पता चलें। चाहे वो गोंडा में तेजाब फेंकने वाली 3 बच्चियों पे घटना हो, चाहे वो किसी के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, चाहे वो घटना हो कि पुलिस पीड़िता के ही पीछे पड़ जाती है, और ये हमने हाथरस में अब तो सारी दुनिया ने देख लिया है। हम इस्तीफे की इसलिए मांग करते हैं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री आप हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आपका पूरा महकमा, आपका पूरा प्रशासन, आपकी पूरी पुलिस लग जाती है जुर्म को छुपाने में, उस पर पर्दा डालने में। यह आपकी विफलता है, और इसीलिए हमारी बार बार मांग है कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, अगर आप कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जंगल राज का अंत कीजिए, अपना इस्तीफा दीजिए और बेहतर लोगों के लिए जगह बनाइए। Anything else?
there is never a day in the state of Uttar Pradesh when you throw open the newspapers in the morning or watch the TV channels and there is some gruesome crime against women all over the state. I mean, I'm talking about Gonda where 3 girls were attacked with acid, and I'm talking about Hathras, news coming from Barabanki, Hardoi. What is common to all of this? What is common to all of this is that there is somewhere a link with the BJP. Either a leader is involved, or there is political protection, political patronage being offered, or the police is hand in glove with the criminal. And which is why the criminals are being emboldened, which is why they think they can get away by inflicting this on the women in Uttar Pradesh. And our demand has constantly been that if Yogi Adityanath is not being able to control the crime, if he is not being able to control the law and order in the state, then please resign and make way for someone who will, because UP is witnessing a jungle raj like never before. You know, I am not in the least surprised. मैं बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं हूं कि चुनाव आते ही क्यों हर चीज हिंदू मुसलमान हो जाती है। ये जनता का मुद्दा है, जनता पर छोड़ दीजिए, जनता इसका फैसला करेगी। जो जिसको टिकट मिलना है वो मैदान में है, उसको जनता देखेगी क्या करना है। पर ये हिंदू मुसलमान करने की जो बातें होती है ना, ये इसलिए गलत है क्योंकि बिहार में चुनावी मुद्दे बहुत बड़े हैं। बिहार में 15 साल के कुशासन पर बिहार की जनता वोट करेगी। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में जो हुआ है उस पर वोट करेगी। नीतीश कुमार ने जो आंखों पर पट्टी बांध रखी है उस पर वोट करेगी। अपराध के खिलाफ वोट करेगी, भुखमरी के खिलाफ वोट करेगी। जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने पट्टी बांधकर आंखें फेरी हुई थी उस पर वोट करेगी। तो बिहार के मुद्दे बहुत बड़े हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी चुनावी मुद्दा आता है, whenever there is an election, there are always these communal overtones riding elections. I think elections are decided by the people of this country, by the electorate. Let's leave it to them, but let's focus on the real issues, because I do not want to divert from the real issues of the Bihar election. And the real issues are unemployment, and Bihar has the highest unemployment rate in the country. It is about the safety of women. It is about the complete mismanagement under Nitish Kumar and of course his super boss Mr. Modi himself. नहीं, हमारा पैमाना बिल्कुल नहीं बदलता है। आरोप अगर किसी पर लगे हैं और अगर उसको किसी कोर्ट ने बरी किया और वो आरोप गलत पाए जाते हैं तो उसको राजनीतिक जीवन में ना बंद किया जा सकता है ना मना किया जा सकता है। हमारा पैमाना बिल्कुल नहीं बदलता है। हमारी हर जगह मांग ये होती है कि समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं और उस अपराध की हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा भर्त्सना तब होनी चाहिए जब उस लड़की को न्याय नहीं मिलता है। और इसीलिए हम हाथरस की बात करते हैं। आपने हाथरस का नाम लिया, हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक लड़की न्याय की गुहार लगाते लगाते मर जाती है और उसको न्याय नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पुलिस प्रशासन और सूबे के मुख्यमंत्री तक उसको बदनाम करने पे तुल जाते हैं। आप विक्टिम शेमिंग में हो जाते हैं, आप उसको न्याय देने की बात नहीं करते, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। वो ज्यादा गलत बात है। अपराध होना कि जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी, महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर अपराध होता है और पुलिस भी शामिल हो जाती है अपराधियों के साथ खड़े होकर विक्टिम शेमिंग के लिए, बदनामी के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती अपराधियों की, उसकी हम ज्यादा भर्त्सना करते हैं। तो इसमें कहीं राजनीति नहीं है।